गुड मॉर्निंग बच्चों आप दूसरा चैप्टर रेशों से वस्त्र तक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि जो रेशे होते जो वस्त्र बनाने के रेशे होते हैं बच्चों, वह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। जिनमें आपको प्राकृतिक रेशों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था पिछले ही वीडियो में कि जो रेशम के रेशे होते हैं उन्हें शहतूत के पेड़ पर उन कीटों को पालकर और उनसे रेशम निकाला जाता है। तो आज आप ये जानें कि रेशम के कितने प्रकार होते हैं, हम किस प्रकार का रेशम खरीद रहे हैं, वह किस क्वालिटी का है, या फिर हम कैसे पहचानेंगे कि यह रेशम ही है, यानी रेशम के क्या गुण हैं और रेशम की कितनी किस्में होती हैं। तो बच्चों, रेशम की कई किस्में होती हैं, विभिन्न प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। कुछ रेशम कीट सफ़ेद रंग के रेशम और कुछ रेशम कीट पीला रेशम उत्पन्न करते हैं। तो ये पीले और सफ़ेद रेशम के अलावा रेशम के रेशों से अन्य प्रकार के भी वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे सैटिन, शिफॉन, और इनको सुंदर सुंदर रंगों से भी रंगा जाता है। रेशम के गुण यानी कि रेशम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो रेशम के सभी प्राकृतिक रेशे बहुत मजबूत होते हैं। यह सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते हैं। यह नमी को अवशोषित कर लेते हैं और यह हल्के वजन की, मुलायम और अत्यधिक लचीली होती है, यानी पहनने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम लगती है, लचीली होती है और इनका वजन भी बहुत हल्का होता है। रेशम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बच्चों, आप सबको पता है कि पहनने के वस्त्र तो बनते ही हैं रेशम से। इसके अलावा पर्दे, चादरें, तकिया, सोफ़े के कवर और अन्य कुछ वस्त्र होते हैं जिनके जो कहा जाए पर्दे ही, तो इस टाइप के वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बुलेट प्रूफ जैकेट का बनाने में रेशम के धागों का ही उपयोग होता है। पैरासूट को बनाने में भी इन धागों का ही उपयोग होता है। और बच्चों, सबसे बड़ी चीज़, सर्जरी में जो टाँके यूज होते हैं वह भी रेशम के रेशे ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये मजबूत बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए। अब बात आती है बच्चों, जो दूसरा प्राकृतिक रेशा है ऊन। तो ऊन भी प्राकृतिक रेशा है, लेकिन यह पेड़ों से नहीं, यह जंतु से प्राप्त किया जाता है और यह मुख्यतः भेड़ों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बकरी से और ऊँट से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है और उससे ऊन बनाया जाता है। उनके रेशे प्राप्त किए जाते हैं और फिर उनसे ऊन बनाए जाते हैं बच्चों। लेकिन जैसे डायरेक्ट हम किसी जंतु से ऊन प्राप्त करेंगे तो उसके बाद कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इनको गुजारा जाता है, इनको कलर किया जाता है, उसके बाद इनके रेशे बनाए जाते हैं, धागों को लपेटा जाता है और उसके बाद बच्चों इसका ऊनी वस्त्र, जैकेट, स्वेटर जो भी बनाना हो तब बनाया जाता है। तो हाँ, तो ऊनों का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भेड़ें, यानी भेड़ों से ऊन की ज़्यादातर मात्रा पाई जाती है और यह विश्व के सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मेरिना भेड़ की जो ऊन होती है बच्चों, वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और यह एक बार में लगभग 13.5 kg ऊन देती है, जो कि लगभग 7 जैकेट बनाने में काम में लाई जाती है। यानी कि एक बार में यह 13.5 साढ़े 13 किलो तक की ऊन इससे प्राप्त होती है और इससे 7 जैकेट और
जैकेट उसको क्या नहीं कहा जा सकता, ओवरकोट की बात हो रही है कि मतलब 7 ओवरकोट इससे बनाए जा सकते हैं। और बच्चों सबसे अच्छे भेड़ के बाल, यानी कि अगर हम ये कहें कि हाँ मेरिना भेड़ के जो ऊन होते हैं, जो बाल होते हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ ऊन मिलती है, लेकिन उससे भी अच्छी ऊन उसी भेड़ का अगर मेमना हो तो उसके बाल और ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो मेमनों के बाल बहुत का जो ऊन होता है बच्चों, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और कभी कभी बकरी और ऊंट से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और जिन कुछ बकरियां ऐसी हैं जो जैसे अंगोरा बकरी, मोहेर बकरी, काश्मीरी ऊन, ये सब क्या होता है, इन बकरी ये सारे ऊन बकरियों से ही प्राप्त किए जाते हैं। और जो भेड़ें मांस के लिए मार दी जाती हैं, उनका भी, यानी मरी हुई भेड़ों का भी ऊन के बाल को काटकर ऊन बनाया जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है बच्चों, वो उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि एक जीवित बकरी भेड़ के बाल जो होते हैं उसके ऊन की होती है। यानी कि जो मरी हुई भेड़ होती है उसका ऊन एक जीवित उसी जाति की बकरी भेड़ के ऊन की अपेक्षा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवित भेड़ की जो ऊन की गुणवत्ता होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब कई भेड़ें ऐसी होती हैं बच्चों, जैसे सभी का जो ऊन का कलर होता है वो सेम नहीं होता, यानी कि इनके भेड़ों में कुछ संकरण कराए जाते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार के जो ऊन होते हैं वह हमें प्राप्त होते हैं। यानी ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अलग अलग जातियों की भेड़ों को आपस में संकर कराया जाता है। और इस जो प्रक्रिया है, जो संकर कराने की, अलग अलग जातियों की भेड़ों को संकर कराने की जो प्रक्रिया होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि दोनों जातियों की जो कलर होते हैं बालों के, वो मिलकर एक नया कलर, बालों का एक नया कलर, यानी ऊन का हमें एक नया कलर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें रेशे भी एक नए कलर के प्राप्त होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो, और जो रेशे होते हैं, यानी जो परिणामस्वरूप रेशे बनाए जाते हैं, वो अच्छे ऊनी रेशे तैयार होते हैं। और ये रेशे लंबे रेशे, घुंघराले होते हैं और मजबूत भी माने जाते हैं। तो अब इनको लंबे ऊनी रेशे वाले भेड़ों, यानी रोमानी भेड़ों, और उनसे अन्य एक भेड़ होती है नावाजी भेड़ों, इनसे ये संकर कराकर ऊन प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे कंबल और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब भेड़ों में कुछ अन्य समस्याएं भी होती हैं, यानी कि उनके त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तब जो उनके जो बाल होते हैं बच्चों, उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उतने अच्छे इनके बाल नहीं होते। तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमें ऊन प्राप्त होती है उसकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। तो इनसे बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया जाता है, ताकि रोग जो भेड़ें हैं उनमें इस तरह के रोग ना लगने पाएँ और इनको इन रोगों से बचाए रखा जा सके। अब बच्चों, आज आपने जाना कि हम भेड़ों से किस प्रकार ऊन प्राप्त करते हैं और इनसे क्या क्या बनाया जाता है। अगले वीडियो में आप ये जानेंगे कि हम भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से, उस रेशे को प्राप्त करने में किन किन प्रक्रियाओं से हम गुजरते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपको अन्य जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।